तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात जो है अब हमारे पास है डॉपलर्स इफेक्ट। सही है। डॉपलर्स इफेक्ट सही है। अच्छा, डॉपलर्स इफेक्ट की कहानी कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। द पेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी observed due to the relative motion of source and observer। सही है। तो ये हमारे पास जो है ना डॉपलर इफेक्ट की कहानी होती है। बेसिकली सीन ये होता है कि मे बी आपने शायद ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो कि अगर कोई चीज, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, सही है, कि जो साउंड इमिट कर रहा हो या उसके मूव होने से कोई साउंड जनरेट हो रहा हो, जैसे कि जहाज है कि जब वो मूव हो रहा होता है तो ऊपर चल रहा होता है लेकिन इससे हमें साउंड सुनाई देता है उसका, राइट। तो जब वो मूव हो रहा होता है तो उसके मूव होने की वजह से जो साउंड जनरेट हो रहा है, राइट, या लाइक उसका कोई हॉर्न है या उसके पास कोई साउंड सोर्स है कि जब वो मूव कर रहा है तो साउंड जनरेट कर रहा है। तो अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करते हुए साउंड जनरेट करे तो हम, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हम जब उसके साउंड को सुनते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट हमसे करीब आ रहा है, दूर जा रहा है, राइट। तुम लोग ने शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर लाइक तुम रोड पे खड़े हुए कोई गाड़ी, तुम लाइक तुम देख नहीं रहे हो लेकिन कोई गाड़ी तुम्हें हॉर्न दे मूव करते हुए, तो तुम्हें पता चल जाएगा वो गाड़ी तुमसे दूर जा रही है, तुमसे करीब आ रही है, राइट। तुम ये पहचान सकते हो। और वो तुम किस तरह से पहचानोगे? बेसिकली जो उसकी आवाज तुम तक आ रही है, उस आवाज के अंदर क्या डिफरेंस है, यानी वो आवाज कितना चेंज होके तुम्हें मिल रही है, जिसको हम कह रहे हैं कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इसी इसी चीज को जो है ना वो हम डॉपलर्स इफेक्ट के नाम से कहते हैं। सही है। सो और ये डॉपलर्स इफेक्ट जो है ये दोनों साउंड के अंदर भी पॉसिबल होता है और वे लाइट के अंदर भी पॉसिबल होता है, सेट है। तो हाँ, लेकिन थोड़े फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं। अच्छा, तो अब सीन कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास जो है ना, लेट्स से कि मेरे पास ये एक पिक्चर है, मैं तुम्हारे सामने कर दूं। तो ये मेरे पास एक पिक्चर। अच्छा, अब सीन ये होता है कि अगर हम इसको इसी पिक्चर को देखें तो अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, राइट, और हमारे केस के अंदर ना हमारे पास दोनों चीजें मूव नहीं होती। बेसिकली इसके तीन सिनेरियो बनते हैं, सही है। दो चीजें हमारे पास होने वाली है, एक हमारे पास सोर्स होने वाली है और एक हमारे पास ऑब्जर्वर होने वाला है, सही है। और तीन सिनेरियो इस तरह से बनेंगे कि हमारे पास जो है स्टेशनरी सोर्स, मूविंग ऑब्जर्वर, सही, एक केस। दूसरा हमारे पास होता है स्टेशनरी ऑब्जर्वर एंड मूविंग सोर्स, सही। और तीसरा केस हमारे पास हो सकता है बोथ, बोथ आर मूविंग।
राइट। सो ये तीन सिनेरियोज के बन सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर ना सिर्फ उसने एक ही सिनेरियो तक हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। सो हम ये वाला स्टडी नहीं करते और ना ही हम ये वाला स्टडी करते हैं, हम सिर्फ बीच वाला स्टडी करते हैं कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी होता है और सोर्स मूव हो रही होती है। सही, यानी अब बंदा खड़ा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट उसकी तरफ मूव हो रहा है या उससे अवे मूव हो रहा है। राइट, इसके पे दो सिनेरियो फर्दर बनते हैं कि सोर्स मूविंग टूवर्ड, सही है, या फिर सोर्स मूविंग अवे। राइट, ये दो सिनेरियोज के बनते हैं। अच्छा, जो फॉर्मूला इसका होता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप सो। सही है। और तुम इस पिक्चर की हेल्प से ये भी देख पा रहे हो कि अगर तुम पहले वाले केस के अंदर देखो, सो पहले वाले के अंदर जो वेवलेंथ है वो सेम है। राइट, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है इस हिसाब से। राइट, लेकिन दूसरे केस के अंदर जब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, सही है, तो तुम देख पा रहे हो कि उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है, यानी जो वेव के बीच का डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गया है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है। और दूसरे केस के अंदर जब सोर्स अवे मूव कर रही है, तो जो ऑब्जर्वर है उससे अगर आप वेव देखो तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। राइट, तो ये तुम्हारे पास जो है ना दो कहानी होती है। तुम्हें ऑब्जर्व किस तरह से होता है कि जब तुम्हारे पास जो अवे वाला सीन है ना, यानी इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन एंड द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, तो साउंड जो है आपको थोड़ा सा फेड सुनाई देता है। सही है, सर ऐसा होता क्यों है वैसा? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं ना, मतलब जो जो ऑब्जेक्ट आपका है जो साउंड इमिट कर रहा है, जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है ना, तो उसकी वजह से ये वाला इफेक्ट आपको देखने में आता है या सुनने में आता है। सही है, समझ पा रहे हो? जी सर। तो यहाँ पे हमारे पास है सही है। तो यानी आपको जो है ना जो आवाज आ रही होगी वो बहुत ज्यादा फैलती भी आ रही होगी, अब फटी फटी सी आ रही होगी, इस तरह से कुछ इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, वरना ये सुनने से पता चलेगा। राइट। और अच्छा, अगर मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट मुझसे करीब आ रहा है, तो उस वक्त जो आवाज मुझे सुनाई देगी वो बहुत ज्यादा शरिल सी होगी, यानी आवाज बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आपको सुनाई देगी, या बहुत चुभती हुई आवाज सुनाई देगी, इस तरह से आपको होगा। सही है, जिसको हम कहते हैं shrill। सही है। तुमने तुमने खास तौर पे ना ये जहाज जब एरोप्लेन ऊपर से गुजरता है, तो जब वो तुमसे करीब आ रहा होता है तो उसकी श्रिल से आवाज होती है, कानों में चुभने वाली होती है। और जब वो तुमसे दूर जा रहा है तो फेड आवाज हो जाती है, लाइक लाइक आप कह लो कि तो आवाज ना फटने लगती है, और इस तरह से आपको पता चल जाता है कि और वो अब बहुत दूर जा रहा है। राइट, सो ये इस तरह से होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये जो पूरा इफेक्ट हो रहा है, ये सोर्स के मूव होने की वजह से, या साउंड के या ऑब्जर्वर के किसी भी एक के मूव होने की वजह से हो रहा है। राइट, जिसको हम रिलेटिव मोशन भी कहते हैं। राइट, तो ये कहानी है। अच्छा, इसका फॉर्मूला जो होगा वो यूजुअली पेपर के अंदर गिवन होता है। सही, पेपर के पहले पेज में दूसरे पेज में जो फॉर्मूला लिस्ट होती है वहाँ पे इसका फॉर्मूला गिवन होता है। राइट, और अगर तुम्हें दिख जाए कि डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है तो एक ही फॉर्मूला लगता है, तुम वो लगा सकते हो। राइट। अच्छा, तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एफ डैश इज इक्वल्स टू वी ओवर वी माइनस वी एस टाइम्स एफ। राइट, एंड एफ डैश इज इक्वल्स टू वी ओवर वी प्लस वी एस। राइट, ये होता है तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला। राइट। अच्छा, इसके अंदर से जो है ये मेरे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। सही, जो कि हमें इस केस के अंदर जब ऑब्जेक्ट हमसे हमारी तरफ मूव हो रहा होगा, तुम देख पा रहे हो जब ऑब्जेक्ट हमारी तरफ मूव हो रहा है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। राइट, तो ये हमें पता होना चाहिए।
ये हमारे पास है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, राइट। और जो पहला वाला केस है इसके अंदर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हमारे पास, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सही है, ग्रेटर देन एफ, राइट। अब ये बेसिकली तुम्हें समझने के लिए बता रहा हूँ, लाइक जब तुम कैलकुलेशन कर रहे होगे तो कैलकुलेशन के अंदर अगर तुमसे ये फॉर्मूला गलत हो जाए, माइनस प्लस का मतलब मसला हो जाए, तो तुम आंसर को देख के चेक कर लेना कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो रही है नहीं हो रही, सही। अच्छा, और तुम्हारे पास जो है ये वी जो है, स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर है, स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, सही है, जिसकी वैल्यू 340 होती है, सही है, मीटर्स पर सेकेंड। अगर तो तुम्हें ये तो तुम्हें पता होनी चाहिए 342 होती, लेकिन तुम्हारे पास जो है यूजुअली क्वेश्चन के अंदर वो तुम्हें देगा, सही है। खाम मखाई में अपनी तरफ से होशियारी नहीं नापना कि 340 तुम यूज करो, सही है। उसने क्वेश्चन में कभी बार 330 दी होती है कि 340 दी होती है, कभी वो वी दे देता है इन टर्म ऑफ वी, राइट। तो जिस जिस भी टर्म में उसने वेलोसिटी दी हुई है तुम्हें उस टर्म में यूज करना है उसको, सही है। उससे उससे तुम्हारे पास आसानी रहेगी, सही है। सो ये तुम्हारे पास ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज जो है तुम्हारे पास वी एस है, सही है। ये तुम्हारे पास है स्पीड ऑफ सोर्स, सही। तो ये तुम्हारे पास है सोर्स की स्पीड। अच्छा, स्पीड ऑफ सोर्स जो होनी चाहिए दैट मस्ट बी लेसर देन स्पीड ऑफ साउंड, राइट। मतलब तुम किसी को आवाज सुनाना चाह रहे हो, तुम चलते हुए किसी को लेट से आवाज सुनाना चाह रहे हो अपनी, लेकिन तुम इतना तेज चल रहे हो कि साउंड से भी तुमने आगे निकल गए, सही। तो ऑब्वियस सी बात है तुम फिर उसको आवाज नहीं सुना सकोगे, राइट। तो इसलिए ये जो काम है, ये काम स्पीड ऑफ साउंड से पहले पहले तक हो सकते हैं, राइट। जैसे कि तुमने जेट देखे होंगे कि वो साउंड का एक बैरियर होता है, सही है, 340 मीटर पर सेकंड पे। तो अगर वो जेट उस स्पीड से मूव करते हैं या उससे ज़्यादा स्पीड होती है तो वो एक सुपरसोनिक ब्लास्ट उनका होता है, सही है। और फिर उसके बाद जो है वो लाइक उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला उनके लिए अप्लाई नहीं हो सकता, राइट। तो ये कहानी होती है, सही है स्पीड ऑफ सोर्स। इसके लिए दो हमारे पास कंडीशन है। एक तो हमारे पास हम अपने सिलेबस के अंदर स्पीड कांस्टेंट लेके बात करते हैं, बस स्पीड कांस्टेंट, सही है। और दूसरी चीज लेसर देन स्पीड ऑफ साउंड, सही है। तो ये हमारे पास जो है ना इसकी दो कंडीशन थी। अच्छा, और ये जो माइनस साइन तुम्हें बता रहा है, ये माइनस साइन जो है ना ये मूविंग टूवर्ड के लिए होता है, सही। ये याद रखना प्लीज। डिनोमिनेटर में जो माइनस साइन आएगा तो वो मूविंग टूवर्ड का बता रहा होगा, और डिनोमिनेटर में जब प्लस साइन आएगा तो मूविंग अवे का बता रहा है। बाकी सारी चीजें इसके अंदर सेम रहेगी, राइट। फॉर्मूला समझ में आता है? जल्दी बोलो प्लीज, हाँ ना बोलो कुछ। Yes, sir. परफेक्ट, सही। अच्छा, अगर तुम इसका फॉर्मूला लिखना चाहो शुगल के लिए ऐसे ही तो मैं बता देता हूँ कि एफ डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस वी ऑफ ऑब्जर्वर, राइट, डिवाइडेड बाय वी टाइम्स एफ, राइट। और तुम नीचे माइनस साइन भी लगा सकते हो, राइट। तो जब प्लस आएगा तो इसका मतलब है मूविंग टूवर्ड, जब माइनस आएगा तो मूविंग अवे, राइट। न्यूमिनेटर में सीधी कहानी है, डिनोमिनेटर में उल्टी कहानी होती है, सही है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो जनरल फार्मूला इस केस के लिए होता है कि एफ डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस माइनस वी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वी माइनस प्लस वी ऑफ सोर्स, राइट। और मल्टीप्लाई बाय एफ, सही। सो दिस इज द वेरी जनरल फार्मूला। अब बेसिकली अगर तुम्हें फार्मूला लगाना है तो अगर तुम ये वाला पहला वाला फार्मूला याद कर लो तो तुम सारी दोनों कंडीशन को डील कर सकते हो, चाहे सोर्स मूव हो रही हो चाहे ऑब्जर्वर मूव हो रही हो, राइट। क्योंकि अगर सोर्स मूव होगी और ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा तो तुम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को जीरो कर सकते हो और तुम्हारे पास जो है ना दूसरे सिनेरियो के सारे फार्मूले निकल आएंगे, सही है।
और अगर तुम्हारे पास जो है ऑब्जर्वर मूव हो रहा है और सोर्स स्टेशनरी, तो तुम इसको जीरो कर दो, तुम्हारे पास पहले केस के सारे फॉर्मूले निकल आएंगे, मूविंग अवे और टूवर्ड हिम, राइट। सो ये बेसिकली इसका जनरल कॉन्सेप्ट है। सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है, अच्छा, और ये पूरी जो चीज है ये साउंड के लिए इन पर्टिकुलर, राइट। लाइट के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑल दो कॉन्सेप्ट ये वाला अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो खैर साउंड की कहानी तो मैंने बता दी, सही है। अम, हम यहाँ पे कह रहे थे कि दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर साउंड, सही, नॉट फॉर लाइट। प्लीज रिमेंबर दैट कि मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, साउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, राइट। कि अगर अगर लेट से तुम ना किसी गैलेक्सी को देख रहे हो या तुम किसी स्टार को देख रहे हो, वो लाइट इमिट कर रहा है, राइट। और वो तुमसे दूर जा रहा है या वो तुमसे करीब आ रहा होगा, सही है। तो उसकी लाइट में तुम्हें डिफरेंस दिखेगा, राइट। लाइट के लिए अगर हम कहें, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, डॉप्लर्स इफेक्ट इज applicable on lights too। सही है। साउंड का मतलब है कि ये जो है लॉन्गिट्यूडल वेव पे भी अप्लाई हो सकता है, लाइट का मतलब है ट्रांसवर्स वेव पे अप्लाई हो सकता है, राइट। हाँ फॉर्मूला डिफरेंट होगा। लाइट का फॉर्मूला वो भी नहीं आएगा, ए टू के अंदर पूछा जाएगा तुमसे, सही है, तो वो हम ए टू के अंदर इसकी फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन बस मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि बेसिकली ना क्या होता है कि जब हम लाइट को देख रहे होते हैं तो लाइट में फिर हम वेवलेंथ के हिसाब से चलते हैं, साउंड में हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चल रहे हैं, लाइट में हम वेवलेंथ के हिसाब से चलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे करीब आ रहा है, सही है, तो मैं ये चीज पता होना चाहिए, जो मैंने तुम्हें बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया उसको रट्टा तुम लगा लो, कि जब भी ऑब्जेक्ट तुमसे करीब आएगा तो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी तुम्हें ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम्हें श्रिल सी वॉइस सुनाई दे रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और जब भी सोर्स तुमसे अवे मूव कर रही होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो है तुमसे क्या हो जाएगी, तुम्हें कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, राइट। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा। अगर कोई स्टार तुमसे करीब तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें ज्यादा दिखेगी, यानी उससे जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ तुम्हें कम दिखेगी, राइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और लाइट कम दिखने का मतलब ये है कि वो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो ब्लू कलर का तुम्हें दिख रहा होगा, राइट। तो क्योंकि क्योंकि देखो तुम्हारे पास जो लाइट है, अगर तुम उसकी वेवलेंथ देखो तो लेसर वेवलेंथ तकरीबन 400 से स्टार्ट होती है, विच इज अ ब्लूइश रीजन, राइट। तो जब तुम्हारी तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा हो गई है, उसकी वेवलेंथ कम हो गई है। सो जो वो वेवलेंथ इमिट कर रहा होगा, वो वेवलेंथ तुम्हें कम रियलाइज होगी या तुम्हें कम फील होगी, यानी वो तुम्हें ब्लूइश दिखेगा, राइट, जिसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट, राइट। तुमने उसके अंदर पढ़ा होगा, ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा होगा, राइट। और इसी तरीके से अगर वो स्टार तुमसे अवे जा रहे हैं, अवे जाने का मतलब है कि तुम्हें उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेसर दिखेगी, यानी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लेसर दिखेगी, वेवलेंथ बड़ी दिखेगी। वेवलेंथ बड़ी होने का मतलब ये है कि तुम्हें वो रेड कलर का अपीयर होगा या रेड शिफ्टेड तुम्हें मिलेगा, राइट। सो ये बेसिकली ना इसका कॉन्सेप्ट होता है, सही है। और तुम इसको जो है, अल्लाह अकबर, तुम इसको इस तरह से भी देख सकते हो, लाइक दिस, लाइट के लिए, सही है। कि ये तुम्हारे पास जो है एक टेलीस्कोप है, सही है, और तुम्हारे पास जो है कोई अनसीन प्लेनेट है, और तुम्हारे पास ये कोई दो स्टार्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। सो जो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, लाइक वो गोल घूम के इधर को आ रहे हैं, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट कर रहे हैं। और जो अवे जा रहे हैं वो कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट कर रहे हैं, राइट। तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है वो तुम्हें ब्लूइश अपेयर हो रही है, सही है, और जो कम फ्रीक्वेंसी की है वो तुम्हें रेड अपेयर हो रही है, राइट। तो ये हमारे पास जो है ना इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा जी, खैर, तो ये इसकी पूरी कहानी है डॉपलर्स इफेक्ट की। अब जरा आ जाओ इसके भी क्वेश्चन पे चलते हैं।
ओके, कॉपी और पेस्ट। यस अब्दुल्ला, तुमने करना है, पहले वाला अब्दुल्ला ने करना है। So in one of the experiments demonstrate the Doppler effect, a train was filled with trumpeters all playing a note of frequency 440 hertz. The difference in observed frequency of the note as the train directly approached a stationary observer was 22 hertz. The speed of sound was 340 meter per second, at which speed was the train moving. हम्म, So ये सर जो formula था, f the Doppler frequency is equals to क्या था वो, ये I फॉर्मूला। think yeah v over, जी जी, और फिर frequency the original frequency. अच्छा, अब सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। सही है, पहला मसला तो ये। तो उसने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुमसे दूर जा रहा है। सर अप्रोच तो हमारी तरफ आ रहा, तो हमारी तरफ आ रहा है, और हमने कहा कि जब टूवर्ड माइनस होता था करेंगे, तो माइनस, टूवर्ड में माइनस होता माइनस। था। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये आ गया, सॉरी ये आ गया माइनस साइन। सही है, एक तो हमारा फड्डा हो गया क्लियर। सही है। स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर हम्म। उसने दी हुई है 340 की, तो 340 रख लो यहाँ पे। 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस जो स्पीड उसने दी हुई है, फाइंड करनी है, नहीं दी हुई। ओके। नहीं सर फाइंड करनी होगी। अच्छा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है 440। अच्छा, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी? सर जो दी द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 22 हर्ट्ज। है। अच्छा देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर वो तुम्हारी तरफ अप्रोच कर रहा है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, राइट? ओके ओके। तो ये तो बहुत कम नहीं आ रही। जी सर कम आ रही है। अच्छा देखो, उसने बोल क्या रखा है, उसने बोला कि द डिफरेंस इन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट। समझ पा रहे हो, ये डिफरेंस इन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ओके तो 440 एडेड विद 22 हर्ट्ज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। सही है। तो ये अच्छा जी, अब देखो तुम्हें अगर मैथ्स आती है तो तुम जो है इसको पहले सबको सब्जेक्ट बनाओ और फिर उसके बाद एक साथ कैलकुलेटर में डाल देना। और अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आती तो पहले सबको अलग अलग सॉल्व कर लो, राइट? तो अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आती तो तुम इससे ऐसे करो कि पहले 420 को ऐड करो तो 462 हो जाएगा, फिर 420 को यहाँ डिवाइड करो 440 हो जाएगा, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लो और पीछे 340 रहने दो, राइट? अच्छा जनाब, फिर इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, कितनी आ रही है? हाँ जी, एनीबडी सॉल्विंग? मुझे 1 मिनट देना प्लीज। फिर 16.2 आ रहा है।
अच्छा जनाब, चलो। तो हमारे पास सीन ये है कि तुम लोग ने निकाल लिया 16.2, सही है। अगर जो है तुम इसको लाइक वैसे सॉल्व करना चाहते हो तो पहले इसकी वैल्यू अलग निकालो, फिर उसके बाद उसको फर्दर मैथ्स के हिसाब से इधर उधर फेंक के सॉल्व कर सकते हो, सही है। चलो, ओके, सो मेरे पास जो है एक और कहानी है। वो मेरे पास है, ये थी। अच्छा जी, चलो। कौन करेगा? जरा ये कर लो, दूसरा वाला भी तुम कर लो। A motorboat vibrates in the water so that it produces a water waves of frequency 0.2 hertz. The speed of these waves in the water is 20. The motorboat moves with a speed of 5 directly towards the stationary sailing board. The Doppler effect equation for sound wave also applies to water waves. What is the frequency with which the waves hit the stationary sailing board? हम्म। अच्छा, सबसे पहले तो फॉर्मूला The हमारे पास रहेगा। फॉर्मूला क्या होगा? V upon V minus Vs bracket F. अच्छा, माइनस प्लस कैसे डिसाइड किया आपने? वो अप्रोच बोल रहा है कहीं पे? They're moving towards the परफेक्ट, stationary sailing board. परफेक्ट, Towards the परफेक्ट। सही हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पे जो है साउंड वाउंड तो इन्होंने दिया बनी है। इन्होंने कुछ और ही दे दिया है, वाटर वेव दे रखी है, सही है। और इन्होंने कहा हुआ है कि द स्पीड ऑफ द वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। और स्पीड ऑफ द, अब बेसिकली वाटर इज एक्टिंग एज अ मीडियम, राइट? वहाँ पे साउंड के अंदर जो है ना, साउंड पार्टिकल जो एयर के पार्टिकल है वो एक्टिंग मीडियम के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। और जो साउंड मूव कर रहा होता है वो जो है आप एक सोर्स के तौर पे होता है, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास 20 और 20 माइनस 15, 5, 15, राइट? एंड हिट द स्टेशन, ओके, सो 0.2, सही। तो जरा इसको कर दो। ये हो जाएगा 4 सा 3 सा, एंड 4 2 सा 8/3, तो 0.8/3। सर आपने डिनोमिनेटर में 15 क्यों लिखा है? ब्रो, ये 20 - 5 किया ना, तो 15 आया। क्योंकि द वाटर वेव इज, दे आर मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो आपके पास सोर्स हो जाएगी ना। ओके। सही है। तो निकालो कितना So बनता है। D answer 0.27. परफेक्ट, 0.27। अच्छा जी। कॉपी और पेस्ट, ओके। जरा ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कासिम, जरा ये रीड करोगे प्लीज? Yes. A loudspeaker emitting a constant frequency of 2000 Hz is swung in a horizontal circle with a speed of 15 meters per second. A stationary observer is level with the loudspeaker and situated a long distance from the loudspeaker. The observer hears a sound of varying frequency. The maximum frequency heard is 2097 Hz. What is the speed of the sound in the air? हम्म। तो इसके लिए सर वो फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ इज ओके। इक्वल्स टू वी एफ डैश और इक्वल्स टू V/V/S। और बीच में कौन सा साइन लगाओ भाई? 2 मिनट सर। सर नेगेटिव होगा। ओके, उसने बताया मैं कि टू वर्ड आ रहा है। हम्म 2 मिनट। सर वो अवे जाएगा ना, तो इसमें ओके, फिर पॉजिटिव कैसे होगा कैसे क्योंकि अवे अवे कैसे जा रहा है? क्योंकि वो एमिट कर रहा है। अबे नहीं बे, एमिटिंग तो टूवर्ड में भी हो सकता है, वे भी हो सकता है, नहीं? बीस। ब्रो देखो, इसमें तुम दो तरीके से इसको पकड़ सकते हो। एक तो तुम्हें पता है कि जब टूवर्ड आ रहा होता है तो तुम्हारे पास जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से? याद करो, हमने यहाँ पे लिखा था।
जब वो हमारे पास मूविंग टूवर्ड वाली कंडीशन होती है, सो जो फ्रीक्वेंसी होती है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है, वो ज़्यादा होती है, राइट? जी सर। अच्छा, यहाँ पे सर देखो। ये टूवर्ड, क्योंकि अगर ओके, लगे कि द हियर्स द साउंड, तो सही है। नहीं देखो, एक तो आप फ्रीक्वेंसी से देख लो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसकी ये है, और जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है वो ये हो रही है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है, राइट? जी समझ रहे हो? सर। तो इससे आप पकड़ सकते हो, ये वो बोल रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तभी हो सकती है कि जब वो जो है टूवर्ड आ रहा हो, और अवे में मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, राइट? सो हमने यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दिया। अच्छा जी, तो हमारे पास 2097 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल्स टू वी ओवर वी माइनस 15। सर, ये क्वेश्चन है। बोलिए। सर, हमें कैसे पता चलेगा, वापस से बता देंगे कि वी एस कौन सी वेलोसिटी है और वी कौन सी वेलोसिटी है? अबे, क्या मतलब है फॉर्मूला, यार रट्टा लगाने की चीज़ है। देखो, वी जो है ना वो स्पीड ऑफ साउंड है। सही। सही है, और जिसके साथ सब्सक्रिप्ट में लिखी हुई है ना चीजें, वो आपके पास जो है ना वो स्पीड ऑफ सोर्स होगी या स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर होगी, राइट? इसको, इस फॉर्मूले को अपने पास लिख लो कहीं पे, इस तरह से लिख लो कि वो तुम्हें याद आ जाए साउंड करके ना। यहाँ पे अगर आप इसको लाइक पूरा कंप्लीट करके लिखो, तो यहाँ पे आप और भी ऐड कर लो कि स्पीड ऑफ साउंड, राइट, और ये स्पीड ऑफ सोर्स। सही है, ओके तो सर। इस तरह से आप लिख लो, तो उससे याद आ जाएगी। अच्छा जी। अच्छा चलो, इसको इसको जरा निकालो, कितना बनता है? तुम अगर जो है सबसे पहले तो उसको अलग से कैलकुलेट कर लो, यानी 2097, 2097 डिवाइडेड बाय 2000। सही है, सो मेरे पास आ रहा है 1.0485 वी ओवर वी माइनस 15, राइट? अच्छा, फिर तुम जो है इसको यहाँ भेज दो, इसको वहाँ भेज दो, तो वी माइनस 15 इज इक्वल्स टू वी ओवर 10, बल्कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10485 से। सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है, जब आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यूल गेट 15.7275 माइनस 10485 वी इज इक्वल्स टू वी, राइट? मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चों से नहीं होता, मुझे पता है। सही है, कुछ कर लेते हैं, कुछ से नहीं होता, तो इसलिए मैं कैलकुलेशन पूरा प्रोसीजर करके दिखा रहा हूँ, प्लीज नोट कर लेना इसको। अगर तुमसे मैथ्स हो जाती है सॉल्व, देन फाइन, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर तुमसे नहीं होती है, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ की मैथ्स थोड़ी अजीब सी है, तो एक दफ़ा समझ लोगे तो हो जाएगी। सही है, तो बिल्कुल तमीज से सिंपल मैथ्स करोगे, ओरेंज वाली हो जाएगी। सही है। अच्छा जी, माइनस कर लो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे रह जाएगा 0.0485 वी इक्वल्स टू 15.7275 वी से डिवाइड कर दो। सही है, 0.0485। सही है, तो मेरे पास आ रहा है 324.27, राइट? सो विच वुड बी सी, राइट? तब देखो, तुम अगर होशियारी ना पाओगे और डी करोगे लाइक और क्लोजेस्ट वाला आंसर, तो गलत हो जाएगा। तो तुमने इसको सॉल्व करके करना है, राइट? क्लियर? जी सर। ओके सर। अच्छा जी, चलो बस एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। कॉपी। अच्छा जी, आ जाओ, जरा ये क्वेश्चन देख लो, कौन देख लेगा? राबिया और बरीरा बाकी है। बरीरा आप देख लो। An observer is situated at the top of a tall tower. An airplane emitting sound at a frequency of 1000 Hz approaches the observer at a speed of 165 meters per second. The speed of sound is 330. What is the frequency of the sound received by the observer? टूवर्ड है अवे है? Approach कर रहा है तो toward है.
माइनस प्लस? माइनस। परफेक्ट। अच्छा जी, उसने तुम्हें दिया हुआ है कि तुम्हारे पास, मेरे ख्याल से डी लग रहा है मुझे आंसर स्ट्रेट अवे, नहीं? पता नहीं, देख के करते अच्छा, हैं। 330 डिवाइड 330 बाय over 330 330 माइनस minus 1000, नहीं, 165, सॉरी। 165 और हाँ, 1000, into 1000। मैं करूँ? प्लीज। जी, आंसर 2000 है ना? अबे क्योंकि बाकी आंसर है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो वो टूवर्ड आ रहा है, तो टूवर्ड का मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 से तो बड़ी होनी चाहिए हमेशा के लिए, राइट? ये भी छोटी है, ओ ये भी हाँ। छोटी है, ये इक्वल हो नहीं सकता, ये बड़ी, सिर्फ ये आंसर था, राइट? तो तुम लाइक जो है ना, अगर तुम सॉल्व करो थोड़ा सा तो तुम लाइक इस तरह से भी तुक्का भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब तुक्का लगेगा। ओके, राबिया से रहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना प्लीज जल्दी से। अबे लो, राबे ही नहीं, मैं कर देता हूँ राबे की तरफ से। अच्छा, इन्होंने कहा है कि अ जेट एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग travel at the speed of 0.8 v, where v is the speed of sound. The aircraft approaches a stationary observer, approaches, okay? So the frequency of the sound emitted by the aircraft is that much. तो हमसे कह रहे हैं f dash is equals to v over v minus vs times f, right? So the speed of the sound is v, and v minus 0.8 v, right? And 100, right? तो तुम सॉल्व करोगे उससे v ओवर कितना हो जाएगा, 1 - 0.8 करोगे तो 0.2 v, v से v कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100, सही है? तो इसको करोगे से 500 आ जाएगा, समझ रहे हो? तो चलो, अब ये डॉपलर इफेक्ट वाली चीजें हमारी हो गई कंप्लीट, सही है? अब इसके क्वेश्चन में सेंड कर दूंगा इन दोनों चीजों के, इसको अटेम्प्ट करो। हमारे पास वेव का एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब अगला पोर्शन जो है वो थोड़ा गंदा सा है, सुपरपोजिशन वाला है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर शुरू करेंगे, सही है? चलो जी, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।